This call is now being recorded. ठीक है, फिर पहला चैप्टर क्या पढ़ा था? हेलो अल्केन्स हेलो अरेन्स ना। हाँ सर। तो उसी का जेडबल नीट देखते हैं आज। ठीक है, याद हुआ आप लोगों को तो बहुत अच्छा भाई। सर रिवाइज करना पड़ेगा ये तो फिर। तो कल बोला ही था ना मैंने कि जेडबल ही सर करेंगे। याद है, सर याद है। हेलो अल्केन्स और हेलो अरेन्स। हाँ सर। ठीक है, इसमें देखो SN1 SN2 बीटा एलिमिनेशन, ये सब तो आप लोगों के बहुत काम में। जेडबल नीट में हम लोगों को SN1 रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, SN2 के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो हमने करी थी ना अल्कोहलिक KOH के साथ में। ठीक है बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाते हैं। फिंकेलस्टाइन रिएक्शन क्या होती है, स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होती है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेंगे बेटा। ठीक है, SN1 जो रिएक्शन होती है उसके अंदर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, और अटैक फिर दोनों साइड से हो सकता है। फ्रंट साइड अटैक भी पॉसिबल है और बैक साइड अटैक भी पॉसिबल है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि 50% उसके अंदर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है और 50% उसके अंदर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। याद है बेटा ये? अगर कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है तो 50% आपका डेक्स्ट्रो प्रोडक्ट बनता है और 50% आपका लीवो प्रोडक्ट बनता है। याद है ये सब चीजें? हाँ सर, हाँ सर। डेक्स्ट्रो लीवो याद है है ना, थोड़ा। 50% डेक्स्ट्रो बनेगा, 50% लीवो प्रोडक्ट बनेगा। तो ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए पहले तो। ठीक है, अच्छा, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, ये बात की पहचान कैसे होती है? यहाँ से शुरुआत करते हैं। कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, इस बात का पता कैसे चलता है आपको? whether the given compound is optically active or not। ठीक है, जैसे आपसे अगर ऐसा बोले कि 1 ब्रोमोब्यूटेन, एक होता है 1 ब्रोमोब्यूटेन, और आपसे बोले कि एक है 2 ब्रोमोब्यूटेन, बताओ इन दोनों में से कौन ऑप्टिकली एक्टिव है और क्यों? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी अभी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ तो ऐसे आपको मिल सकते हैं कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसा क्वेश्चन मिला तो कैसे पहचानते हो यार, बोलो जल्दी से। गिवन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, ये पहचानते कैसे हैं? स्ट्रक्चर बनाओ बेटा, है ना। 1 ब्रोमोब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? CH2 के ऊपर आ जाएगा ब्रोमीन, 1 ब्रोमो, फिर ब्यूटेन तक इसको ले जाना है तो CH2 और CH3 बराबर है बेटा, ये 1 ब्रोमोब्यूटेन है ना बेटा। और 2 ब्रोमो अगर हाँ ब्यूटेन सर। अपने को बनाने का होता तो CH3, CH के ऊपर Br लेते हैं हम, और फिर आगे CH2 और आगे CH3। ये भी सही है? ठीक है बेटा, यस सर। 2 ब्रोमो ब्यूटेन है और ये 1 ब्रोमो ब्यूटेन है, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है, इस बात का पता कैसे चलता है? तो आप ढूंढते हो उसके अंदर एसिमेट्रिक इसीमेट्री ने। कार्बन एटम, एसिमेट्रिक कार्बन एटम, जिसका एक और नाम मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि उसको हम लोग किराल कायरल, एक कार्बन एटम कायरल। या कायरल कार्बन एटम भी हम लोग बुलाते हैं। ये एक ऐसा कार्बन एटम होता है जिसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई की जाए। ठीक है, इसको एक काम करता हूँ, डी ले लेता हूँ और इसको ई ले लेता हूँ। ये कार्बन के ऊपर एक ग्रुप ए है, दूसरा बी है, फिर डी है और फिर ई है। चारों अगर अलग अलग है बेटा तो इसको हम लोग स्टार बना के रिप्रेजेंट करते हैं, और वही आपका होता है कायरल कार्बन एटम। ठीक है बेटा, तो कायरल कार्बन एटम अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला है इसके अंदर, क्योंकि ये वाले कार्बन से एक CH3 जुड़ा हुआ है और एक आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक आपका C2H5 जुड़ा हुआ है, और चौथा ग्रुप आपका क्या जुड़ा हुआ है बेटा? ब्रोमीन। तो ये कार्बन ऐसा है जिसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई हुई है, और इसको हम लोग एसिमेट्रिक कार्बन एटम बोलेंगे। इसलिए 2 ब्रोमो ब्यूटेन
वो होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, इतना पता चला आपको? यस सर। यस सर। जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, जैसे कि ये कार्बन के ऊपर आपने देखा कि एक CH3 जुड़ा हुआ था, एक CH3 जुड़ा हुआ था, और आपने देखा कि एक H जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक मिनट, एक H जुड़ा हुआ है। ठीक है, और एक ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, एक और क्या जुड़ा हुआ था, C2H5, और एक ब्रोमीन। तो एक ब्रोमीन को ऐसे ले लेता हूँ और एक को ऐसे बनाता हूँ। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका C2H5। ठीक है, इसको बोलते हैं C2H5। देखो ये जो रिप्रेजेंटेशन एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम आपके सामने है, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा रिप्रेजेंटेशन? इसको हम लोग बोलते हैं वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। देखो ये जो थिक लाइन मैंने बनाई हुई है, थिक लाइन ये वाली, इसका मतलब है कि ये बोर्ड के प्लेन के बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो 3 डायमेंशन वाला पार्ट है, इसको जरा आप इमेजिन करना। और जो ये बनाया ना मैंने आपको डॉटेड लाइन इस तरह से जो बनाई हुई है, ये बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हो ना बेटा, नीचे एक पिरामिड बना हुआ है, तो पिरामिड की कोई भी एक साइड आपके बोर्ड के प्लेन के अंदर रही तो एक आपकी बाहर रहेगी और एक आपके अंदर रहेगी बेटा। तो ये C2H5 अंदर की तरफ है, ब्रोमीन बाहर की तरफ है, H जो है ना वो प्लेन के अंदर है, और CH3 भी प्लेन के अंदर है। और ऐसे स्ट्रक्चर को ही हम लोग टेट्राहेड्रल बोलते हैं कि नहीं बेटा? हाँ याद है सर, आप? टेट्राहेड्रल याद। अच्छा, अब अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊं, इसका अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं, और क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो मैं बोल सकता हूं कि हो सकता है कि ये डी आइसोमर हो। डी का मतलब? मतलब नहीं हो। अरे बेटा, डी आइसोमर का मतलब क्या होता है? ये डी का मतलब अच्छा क्या? डी आइसोमर। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं पता फिर? मतलब डी का मतलब है डेक्स्ट्रो। अभी याद आया कि अभी भी याद नहीं आया? हाँ सर, और एल आइसोमर भी होता है, लीवो। लीवो और डेक्स्ट्रो कैसे कैसे पहचानते हैं हम लोग? ये डेक्स्ट्रो है, लीवो है, कैसे पहचानते हैं? डेक्स्ट्रो का मतलब क्या होता है? सर डी आइसो में वो हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट पे होता है और एल में लेफ्ट पे होता है। बेटा राज, तू क्या कुछ भी बोल रहा है? ये स्मॉल डी नहीं दिख रहा तेरे को? डेक्स्ट्रो वाला डी है वो कैपिटल डी में OH डेक्स्ट्रो जो ग्रुप मतलब होता है वो राइट ऑप्टिकली साइड। एक्टिव अच्छा वो होता है वो। आइसोमेरिज्म था, बराबर। हाँ, ये डेक्स्ट्रो डी बेटा, ये स्मॉल डी का मतलब डेक्स्ट्रो है। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने तो एक वो नॉर्मल ऑप्टिकली एक्टिव लाइट होता है सर देखी थी, डेक्स्ट्रो। नॉर्मल लाइट, उसको निकोल प्रिज्म में से पास किया था, वो प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हुई थी, और उसके बाद में एक टेस्ट ट्यूब में अपना सॉल्यूशन लिया था, इसको इसमें से पास किया था, और यहाँ पर एक डब्बा बनाया था जिसको हमने बोला था कि ये पोलैरीमीटर है। तो ये जो आपकी PPL थी ना, प्लेन पोलराइज लाइट जो थी आपकी, वो अगर क्लॉकवाइज में रोटेशन करवाता है तो वो डेक्स्ट्रो होता है, और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन करवाता है तो वो एल होता है बेटा। ठीक है, लेवो रोटेटरी होता है। याद है? जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाए उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस कहते हैं, और उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करवाए उसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, लेवो रोटेटरी सब्सटेंस कहते हैं। याद आ गया अब? यस सर। और यस राज, सर। वो कह रहा है ना बेटा, वो कैपिटल डी और कैपिटल एल की बात कर रहा है तू, उसके अंदर यस ओ सर, वो अगर, आइसोमेरिज्म था, याद आया। हाँ ठीक है, मैंने सुना नहीं तूने क्या बोला, लेकिन ठीक है चलो। डी जो कैपिटल डी है ना बेटा, उसमें जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम की पोजीशन फिशर प्रोजेक्शन में जब राइट साइड पे होती है तो उसको डेक्स्ट्रो नहीं, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिशर प्रोजेक्शन में लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम के में OH की पोजीशन जब लेफ्ट साइड पे होती है तो उसको हम लोग कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कैपिटल डी और कैपिटल एल वाला कंसेप्ट था। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर डेक्स्ट्रो है। तो अगर मैं आपसे सिर्फ इतना सा सवाल पूछ रहा हूँ
कि अगर बाय चांस हम लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये डेक्स्ट्रो है, मतलब क्या कह रहे हैं हम लोग कि प्लेन पोलराइज लाइट को ये वाला जो सब्सटेंस है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा। तो और अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाता हूं बेटा, तो ये जो सी वाला जो CH3 है ना, एक मिनट, क्या हो गया? ठीक है, थोड़ा ऊपर चले गया, पता नहीं कैसे, लेकिन थोड़ा ठीक है। अभी आप देखो, इसकी मिरर इमेज अगर मैं बनाता हूँ बाई चांस, तो कार्बन के ऊपर का जो CH3 है ना, वो एज इट इज आएगा। ठीक है, कार्बन के ऊपर का CH3। अब मिरर इमेज बन रही है, तो हाइड्रोजन जो दिखेगा वो आपको यहाँ पर दिखेगा या नहीं ना बेटा? देखो, ये वाला जो H है वो उस तरफ दिखेगा ना, मिरर इमेज का मतलब समझता है ना आप लोग को बेटा? ठीक है, और इसका जो ब्रोमीन है वो यहाँ पर आपको दिखेगा, इसको डार्क करना होता है ये रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा आपका ब्रोमीन, और जो आपका जो C2H5 था उसको हम लोगों ने दिखा दिया इस तरह से, ऐसा। ठीक है, तो ये अगर डेक्स्ट्रो है ना, तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो कंपलसरी क्या होगा बेटा? लेवो रोटेटरी। एक डेक्स्ट्रो है तो दूसरा उसका जो मिरर इमेज होगा वो लेवो रोटेटरी होगा। एक पीपीएल को अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो दूसरा पीपीएल को, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। और ये डी और एल वाले पेयर का नाम मैंने आप लोगों को बताया था कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इनांशियोमर्स। याद है बेटा इनांशियोमर्स? है ना? हाँ सर, है ना? इनश्योरेंस। इस पेयर को हम लोग बेटा क्या बुलाते हैं? इनांशियोमर्स बुलाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में ये है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग एसिमेट्रिक कार्बन एटम, अ कंपाउंड कैन बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। एसिमेट्रिक कार्बन एटम होने के बाद भी कोई ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकता है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब आप ये इसका एग्जांपल देखो बेटा। ठीक है, जैसे मैं आपसे ये पूछूं, ठीक है, अब इस तरह का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उस प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं? अरे ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन क्या बोलते हैं? फिशर प्रोजेक्शन, है ना बेटा? ये आपको सर, थियरी में हाँ हमने सर। पढ़ाया था कि ऐसे रिप्रेजेंटेशन को फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। अच्छा, मान लो कि यहाँ पर है CHO, मान लो कि यहाँ पर है CH2OH। ठीक है, और मान लो कि ये है बेटा HOH, और बताओ कि ये भी क्या है? HOH। ठीक है, अब आप सोच के बताओ, हाँ, जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ना बेटा, तो वो तो क्या है? तो वो तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है या नहीं, अपने को चेक करना है। वैसे तो वो कार्बन है। ठीक है, जहां पे टकरा रहा है वहां पे वो कार्बन है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये जो कंपाउंड आपके सामने रखा हुआ है, क्या कह सकते हैं उसके बारे में? वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा? सर होगा, कायरल है ये। कायरल है। देखो, ये पहले वाले हाँ सर। कार्बन को आप चेक करो तो हाइड्रोजन है, OH है, दूसरी बाजू CH2 है, ऑक्सी और OH है नीचे और अलग ही CHO। ग्रुप है बेटा, CHOH और CH2OH, इतना बड़ा सा ग्रुप है वो। ठीक है, तो हम्म। ये तो मैं कहूंगा कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा, हाइड्रोजन है, OH है, CH2OH है, और ऊपर कोई और ग्रुप है बेटा। तो ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, तो वो कैसा रहेगा? कायरल वो एसिमेट्रिक भी। कार्बन एटम रहेगा। तो इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर दो दो कायरल कार्बन एटम है, तो वो हाँ सर। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड तो होने वाला है बेटा। ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। हाँ, हम ये कभी भी नहीं बता सकते कि ये डेक्स्ट्रो है या लेवो, वो प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। लेकिन मैं ये हाँ। जरूर कह सकता हूँ कि अगर ये डेक्स्ट्रो है तो इसकी मिरर इमेज जब बनाई जाएगी, और जो कंपाउंड यहाँ पर आएगा, कर लोगे ना बेटा, कंपाउंड बना लोगे, ऊपर CHO आएगा, नीचे CH2OH आएगा, और OH टुवर्ड्स लेफ्ट आएंगे और H टुवर्ड्स राइट आएंगे बेटा। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर को हम लोग इनांशियोमर बुलाते हैं, और ये कंपलसरी बेटा क्या होगा? L होगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, एक्सेप्शन ये बताना चाह रहा था कि बाय चांस कंपाउंड कुछ ऐसा दिया हुआ, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl, ये H है, और ये OH है, और ये H है, और ये OH है।
अब आपको बताना है बेटा कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है सर। है ऑप्टिकली एक्टिव है बेटा। देखो ये वाला पार्ट आप देखो ध्यान से, तो इसमें एक H जुड़ा हुआ है, एक Cl जुड़ा हुआ है, एक OH और नीचे एक बड़ा सा ग्रुप है, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है बेटा। ठीक है, ये H है, ये Cl है, ये OH है और ऊपर एक बड़ा सा ग्रुप है, तो ये भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। लेकिन इसके पास दो दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम होने के बाद भी दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं। ये एक्सेप्शन का रीजन क्या है बेटा? ये एक्सेप्शन का रीजन ये है कि अगर आप बीच में यहां पर से लाइन बनाते हो तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो नीचे वाले पार्ट का एग्जैक्ट मिरर इमेज है। क्या आप देख सकते हो? H के नीचे H आ रहा है, OH के नीचे हाँ सर। OH आ रहा है, Cl के नीचे Cl आ रहा है। तो ऐसे प्लेन को हम लोग कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको हम लोग POS बोलते हैं बेटा। और जिस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, फिर भले से लाखों उसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री पोजेसिंग कंपाउंड जो भी होगा बेटा वो ऑप्टिकली, अरे फिर चला गया ऊपर यार ये। हाँ, तो ये क्या होगा बेटा? ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। ठीक है, और इसका रीजन भी कभी कभी आप लोगों को आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो उसका रीजन होता है इंटरनल कॉम्पनसेशन। इंटरनल कॉम्पनसेशन, ठीक है, उसका मतलब क्या बेटा? देखो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये मान लो कि डेक्स्ट्रो है, तो उसका मिरर इमेज जो नीचे वाला पार्ट होगा बेटा वो 100% लेवो होगा। होगा ना बेटा? अभी तो आपको बताया कि यस सर। अगर डेक्स्ट्रो है तो उसका मिरर इमेज लेवो हाँ होगा। सर। अब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर वो सिचुएशन क्रिएट हो गई है, आप देख रहे हो, अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं है बेटा, एक ही मॉलिक्यूल में दो मिरर इमेज पार्ट बनी हुई है। तो ऊपर का पार्ट अगर प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज में रोटेट करना चाहेगा, तो नीचे वाला पार्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करना चाहेगा। ठीक है, कंपाउंड सेम है, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट पूरा का पूरा सेम है, HOHCl HOHCl। तो हम लोग बोलेंगे ऊपर वाला पार्ट अगर +20 का रोटेशन प्रोड्यूस करना चाहेगा, तो नीचे वाला जो पार्ट है वो -20 का रोटेशन प्रोड्यूस करना चाहेगा। अब बताओ कि ऊपर वाला +20 कह रहा है, नीचे वाला -20, तो नेट वो प्लेन पोलराइज लाइट कहां पर जाएगी? कहीं पर भी नहीं जाएगी बेटा, जीरो पे ही रहेगी। इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। और क्यों ऑप्टिकली? क्योंकि इंटरनली ही उनके बीच में कॉम्पनसेशन हो गया कि मैं +20 देता हूं तो -20 देता, आंसर कितना आएगा बेटा? 0। नहीं आया? समझ में नहीं आया ये बात? हाँ सर, एक बार इधर। एक बार वापस बताऊं? ठीक है, हाँ देखो मैं ऐसा कह रहा था हाँ कि आपको ये तो पता है कि अगर एक कंपाउंड डेक्स्ट्रो है तो उसका मिरर इमेज लेवो होता है। यस सर। ठीक है ना? हाँ। मतलब मिरर इमेज का अगर कोई भी पार्ट रहेगा तो वो उसका ऑपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन शो करेगा। हाँ ठीक है, सर। अब मैं आपसे ही कहना चाह रहा हूं कि हाँ। मान लो कि ये वाला पार्ट है, Cl है, H है और OH है, और ये वाला पार्ट है, Cl है, H है और OH है। हाँ सर। क्या यहाँ पर अगर एक मिरर लगाया जाए तो हाँ ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट के हूबहू सेम मिलेगा? हाँ सर। ठीक है ना? हाँ सर। तो इसका मतलब अगर ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट का मिरर इमेज है, हाँ तो अगर इस मॉलिक्यूल का ऊपर के हिस्से की सुने तो वो बोल रहा है कि मैं डेक्स्ट्रो बन के रहना चाहता हूं, तो Yes, मैं sir. प्लेन पोलराइज लाइट को +20 डिग्री से रोटेट करना चाहता हूं। तो नीचे वाला उसकी मिरर इमेज है, और मिरर इमेज में ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होती है बेटा। तो हाँ। एल बोलेगा कि मैं एल बन के रहना चाहता हूँ, डेक्स्ट्रो का लीवो। तो +20 ना शो करके मैं कितना शो करना चाहता हूँ? -20। -20। तो ये कंपाउंड की बात करें, पूरे कंपाउंड की, तो कंपाउंड का एक हिस्सा कह रहा है +20, एक हिस्सा कह रहा है -20, तो नेट बेटा इक्वल टू क्या हुआ? 0। 0। नेट हुआ ना बेटा, +20 हाँ, सर। -20 0। तो अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि ये पूरा का पूरा कंपाउंड
पीपीएल को कितने एंगल से रोटेट करेगा? सर 0 डिग्री 0 डिग्री से रोटेट करेगा, मतलब हाँ रोटेट करेगा ही नहीं। करेगा ही नहीं, वैसे का वैसा रहेगा। और अगर रोटेट कर ही नहीं रहा बेटा, तो हम लोग कहेंगे ना वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। हाँ हेलो। बोलो, हाँ सुनने सर नहीं आ आपकी रहा? आवाज, नहीं हाँ सर आपकी आवाज कट गई थी। अच्छा ठीक है, तो अभी सुनने आ रहा है? हाँ सर। तो मैं ऐसा कह रहा था कि पूरे के पूरे कंपाउंड का एंगल ऑफ रोटेशन अगर 0 है, तो हाँ इसका मतलब वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट ही नहीं कर रहा। और अगर वो यस। प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर रहा बेटा, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ कि नहीं? हाँ तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, लेकिन उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यस सर। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो वो मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, ऐसे कंपाउंड का पूछते हैं आपको कि क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो आपको बताना है बेटा इंटरनल कॉम्पनसेशन। ठीक है, आपस में ही कॉम्पन, तू 20 दे मैं 20 लेता हूं, खत्म, 0। ठीक है, तो हाँ इंटरनल सर। कॉम्पनसेशन ये वर्ड यूज करते हैं बेटा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक चीज मैंने आपसे ऐसा बताया था कि अगर आपके पास में 50% डेक्स्ट्रो वाला प्रोडक्ट है, इसको आप 50% लेवो वाले प्रोडक्ट से मिला देते हो, सेम प्रोडक्ट। ठीक है, अगर ये डी ग्लूकोज है तो ये एल ग्लूकोज होना चाहिए। ठीक है, 50% डेक्स्ट्रो 50% लेवो, ये मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? 50% डेक्स्ट्रो और 50% लेवो वाले मिक्सचर को क्या बोलते हैं? आर से आता है, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यस इसको सर। हम लोग कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होता है या ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है? इनएक्टिव इनएक्टिव होता है, क्यों? क्योंकि ये 50% डेक्स्ट्रो है। सर। मान 50%। लो कि वो एंगल ऑफ रोटेशन शो करता है 40 का, +40, तो हाँ और ये बाकी का जो -40 का। 50 है वो -40 शो करेगा। यस सर। तो फिर से 0 आ गया ना बेटा, तो ऑप्टिकली हाँ सर। इनएक्टिव हो गया। अच्छा, रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है? तो अगर यहां पर इंटरनल कॉम्पनसेशन हुई थी, तो यहां पर अगर आपको पता चले तो एक मॉलिक्यूल का कॉम्पनसेशन दूसरे के साथ हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया ये? हाँ सर सर। आया। आ गया बेटा, रेसिमिक मिक्सचर जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। ठीक है बेटा, तो अभी आप लोगों से सिंपल सिंपल सवाल। अच्छा, ये एक बात याद रखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से जो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं ना, उनको मीजो कंपाउंड्स भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? मीजो कंपाउंड है। दो दो असिमेट्रिक कार्बन एटम दो दो है, लेकिन पीओएस होने की वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बुलाते हैं बेटा? मीजो कंपाउंड बुलाते हैं। समझ में आया? इतना सारा यस। टॉपिक समझ आया, समझ में आ गया? ठीक है, अब है ना एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझाने वाला हूँ, ये आप लोगों के एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं दी हुई है। ठीक है, ये है आर एस नॉमेनक्लेचर। आर एस कॉन्फ़िगरेशन भी बुलाते हैं, आर एस नॉमेनक्लेचर भी बुलाते हैं। ठीक है, तो ये आर एस कॉन्फ़िगरेशन बुलाता हूँ इसको। ठीक है, चलो अब ये आर एस कॉन्फ़िगरेशन, आर का मतलब रेक्टस, एस का मतलब सेनिस्टर, लेकिन आपको फुल फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, आपको ये पहचानना आना चाहिए कौन आर और कौन एस। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं आपसे पूछूं कि ये वाला जो कंपाउंड है या कोई भी एक कंपाउंड है, मान लो कि ये, मैंने आपसे बोला कि ये डेक्स्ट्रो है, तो मैंने आपको बोला कि कंफर्म नहीं है, हो सकता है डेक्स्ट्रो, क्योंकि प्रैक्टिकली तो हम देखने के लिए नहीं गए ना कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है। मतलब डेक्स्ट्रो और लीवो का जो कंसेप्ट है वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल फैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ इतना कह सकते हैं कि एक डेक्स्ट्रो है तो उसका मिरर इमेज कंफर्म लेवो होगा। प्रैक्टिकली हम लोग ये नहीं बता सकते कि ये मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो होगा या ये मॉलिक्यूल लेवो होगा,
ये हम लोगों को पता नहीं चलता। तो हम लोगों ने एक ऐसा कंसेप्ट डिजाइन किया जो किसी भी मॉलिक्यूल को देख के बता दे कि ये R है या S है। ठीक है, D और L असाइन करना हमको नहीं आता था, तो हमने एक और नॉमेनक्लेचर बना दिया जो थियोरेटिकली बता पाएगा कि वो R है या S है। ठीक है, अच्छा, R अगर डेक्स्ट्रो होगा ना तो S लेवो होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब R और S को असाइन किस तरह से करते हैं ये आप लोगों को थोड़ा समझना है, अभी जरा ध्यान देना, फिर मैं आपको क्वेश्चंस पे ले जाता हूं। ठीक है, जैसे मान लो कि फिशर प्रोजेक्शन में आपको दिया हुआ है ये वाला जो कार्बन है ना, आपको पता करना है कि ये R है या S है। ठीक है, ये R है या S है, आपको आइडेंटिफाई करना है। और इसके ऊपर जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो A, B, C और D, ये चार ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमेशा सिंगल कार्बन एटम के ऊपर ही आप R, S को असाइन कर पाओगे, कभी भी किसी पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर आप नहीं असाइन कर पाओगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर कार्बन एटम को ही लेना है। एक पर्टिकुलर कार्बन एटम के ऊपर आपने देखा ABCD प्रेजेंट है। अच्छा, अगर आपको पता है कि A का एटॉमिक नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू B, उसका ज्यादा है एज कंपेयर टू C और उसका ज्यादा है एज कंपेयर टू D, ये एटॉमिक नंबर का ऑर्डर है बेटा। एटॉमिक नंबर का मैं एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा आपको तो आपको समझ आएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए एटॉमिक नंबर का ऑर्डर है। एटॉमिक नंबर पता है बेटा सबको? यस सर। है ना, तो A का एटॉमिक नंबर क्योंकि सबसे ज्यादा है, यस सर। आप प्रायोरिटी जब असाइन करोगे तो इसको बोलोगे 1, B की उससे कम इसको आप बोलोगे 2, C की उससे कम आप इसको बोलोगे बेटा 3 और D की सबसे कम इसको आप बोलोगे 4। आपने प्रायोरिटी किसके बेसिस पे असाइन करी? एटॉमिक नंबर के बेसिस पर आपने प्रायोरिटी असाइन कर दी। ठीक है, अब आपको देखना है कि लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सा है। लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप आपका कौन सा है? डी। फिर आपको चेक करना है कि ये जो डी है ना, ये वर्टिकल एक्सिस पर प्रेजेंट है या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर प्रेजेंट है। ठीक है, देख पा रहे हो बेटा, आप लोग समझ पा रहे हो? डी जो है आपका, अब क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन में ही आपको काम करना है बेटा, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि वर्टिकल एक्सिस मतलब ये वाली एक्सिस की बात कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल का मतलब इस वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका इस केस में लोवेस्ट प्रायोरिटी जो ग्रुप है वो कौन सी एक्सिस पर प्रेजेंट है? तो वर्टिकल एक्सिस पर प्रेजेंट है। फिर इसमें से हम लोग 2 ब्रांच निकालते हैं, क्योंकि ये लोएस्ट प्रायोरिटी वाला है तो अभी 3 प्रायोरिटी वाले बचे हुए हैं, ए बी सी। तो ए से सी पे देखो थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ेगा, फिर मैं एग्जांपल दूंगा बहुत सारे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लो। ये जो डी है ना बेटा, लोएस्ट प्रायोरिटी वाला है। अब बचे और 3, ए बी और सी, तो आपको मॉलिक्यूल में ही ए से सी की तरफ जाना है और जाते समय अगर आपने क्लॉकवाइज वाला पाथ लिया, ठीक है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं आर, और एंटी क्लॉकवाइज वाला पाथ लिया तो उसको बोलते हैं एस। ठीक है, समझ में तो आया ही नहीं होगा बेटा? ठीक है, मुझे पता है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बाद में मैं समझाता हूं आप लोग को किसका मतलब क्या है। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आपका डी प्रेजेंट है और ए से सी जाने में आपने क्लॉकवाइज वाला पाथ लिया या एंटी क्लॉकवाइज वाला, अगर क्लॉकवाइज वाला पाथ लिया है तो आपका एस बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज वाला पाथ लिया है तो आर बनेगा। अब ये टेबल की आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है, अब मैं आपको इसका एप्लीकेशन समझाता हूं तो आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, जैसे देखो ये वाला आपने प्रायोरिटी असाइन करी किसके बेसिस पर? कोई एक जन माइक चालू करके बोलो फटाफट, चलो।
एटॉमिक नंबर हाँ के सर आता है हाँ, एटॉमिक नंबर एटॉमिक पे। नंबर के बेसिस पे प्रायोरिटी असाइन करी। ए की प्रायोरिटी 1 आई, बी की प्रायोरिटी 2 आई, सी की प्रायोरिटी 3 आई, डी की प्रायोरिटी 4 आई। जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, आपने देख लिया वो कौन से एक्सिस पे प्रेजेंट है? हाँ सर वाई हॉरिजॉन्टल। वाली। क्या हॉरिजॉन्टल यार, लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला वर्टिकल वो पे प्रेजेंट वर्टिकल। है। हाँ वर्टिकल। वर्टिकल पे प्रेजेंट है बेटा। तो अब ये वाला रूल आएगा, वी, वर्टिकल वाला। ठीक है, वर्टिकल पे हम पहुंच गए। अब इसको नहीं देखना है, नीचे वाले को नहीं देखना है, भूल भूल जाओ नीचे वाला, वर्टिकल वाले को देखो। अच्छा, वर्टिकल में क्लॉक है या एंटी क्लॉक है, अब आपको वो पहचानना है। ठीक है, जैसे ये 4 नीचे आ गया, अब इसको भूल जाता है। अब आप 1 प्रायोरिटी से 3 प्रायोरिटी की तरफ घूमने निकलो। तो आपने ए से शुरुआत करी, ये ए है, 1 है, 1 प्रायोरिटी वाला, फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है। पहले आप जाओगे बी के पास, और बी से आप चलोगे सी के पास। तो ए निकला है बी और सी से मिलने, तो पहले बी से मिलने जाएगा और बाद में सी से मिलने जाएगा। ए मतलब मोस्ट प्रायोरिटी वाला। वो बीच के दो से जब मिलने जाएगा तो सेकंड प्रायोरिटी से पहले मिलेगा और थर्ड प्रायोरिटी से बाद में मिलेगा। मतलब 1, 2 और 3 की तरफ आपको घूमना है। ठीक है, अच्छा, क्या आप लोग ये पहचान पा रहे हो कि ये जो डायरेक्शन में वो घुमा ए, वो एंटी क्लॉकवाइज है? हाँ सर। सबको पता है घड़ी कैसे चलती है बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन सबको पता है ना? हाँ सर। ये एंटी क्लॉकवाइज है। हाँ सर। अब हम लोग पहले पहुंचे वी पे, फिर पहुंचे ए पे। तो आपका आंसर इसके लिए क्या आ गया? एस। एस नोमेनक्लेचर में ये एग्जिस्ट करेगा। किसको पहले ये वाले में डाउट है, पहले ये बोलो चलो। किसी को डाउट है अभी ये वाले में? कि डाउट नो ही सर। नहीं है तो वापस समझाऊं? नो सर। समझ में आ गया है? आलिया को समझ में तो आ गया, वो सर से पता चल गया। माधव, कुरुशव, समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। राज को भी समझ में आ गया। आयुषी, Yes, sir. देवांश को पता चला तो बेटा मैसेज तो कर ही दिया कर कम से कम। खुशी है आज? Yes, sir. तो खाली फिर अब्दुल और मुर्तजा एब्सेंट है ना बस? यस सर। ठीक है, आलिया को समझ में आया, पिनांग को समझ में आ गया ना? यस सर आ गया। आदित्य, यस सर। है ना? चलो, तो ये आप लोगों को अभी समझ में आया। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल की हेल्प से आपको पता चल जाएगा बेटा। ठीक है, आर और एस नॉमेनक्लेचर आपको थोड़ी बहुत आइडिया आई। चलो, अब है ना आपको मैं थोड़ा सा शॉर्टकट सिखाता हूँ, इसको याद रखने का तरीका। ठीक है, ये एच है बेटा, एच का मतलब हॉरिजॉन्टल, ए का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और आर आपका कॉन्फ़िगरेशन। तो हार तो आपको पता ही है, गले में जो पहनते हैं हाँ सर। हार। जो जीतता नहीं है वो क्या हाँ होता पता है सर। हारता है। हार। हाँ, तो हाँ सर। ए आर का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज आर होता है हमेशा। तो ऑब्वियसली एच सी एस होगा फिर, है ना? एच ए आर होता है तो एच सी एस ही होगा ना। हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज में आर शो करेगा, तो हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज में एस शो करेगा। ठीक है, अच्छा, वी एंटी क्लॉकवाइज में एस शो करता है। मोबाइल में कभी ना कभी मैंने देखा था एक बार, वैल्यू एडेड सर्विसेज। सर ग्रुप कॉल है। सर सुनने आ रहा है क्या बेटा बात मेरे करो को? कोई बात। आप लोग सुन पा रहे हो मेरे को? हाँ सर। मेरा बंद हो गया माइक लगता है। हेलो सर। हाँ बेटा रुक जा, मेरा माइक बंद हो गया है, मेरा वो लाउड सुनने नहीं आ रहा, मेरे को नहीं सुनने आ रहा। तो
सर वो करूं? स्पीकर दबाओ, वहाँ पे स्पीकर कर दो। सर वो स्पीकर दिख रहा है वो ऊपर जो है ना स्पीकर पीसी की बाजू में। हाँ स्पीकर, हाँ स्पीकर हाँ दबाओ। सर स्पीकर पे। अब आ रही है सर? हाँ अब आ रही है बेटा। ओके सर। चलो तो व्हाट्सएप के ग्रुप पे बोलो, कॉल करते हैं ये लोग। चलो तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, वी एंटी क्लॉकवाइज एस होता है, क्योंकि मेरे को याद है वैल्यू एडेड सर्विस, VAS, ठीक है। और अगर ये नहीं पता तो VCR तो पता ही होगा आपको, पुराना VCR करके एक डिवाइस आता था, VCD आता था, VCR आता था, पता है आप लोग को? हाँ सर, वो Yes, रिकॉर्डर sir. कैसेट वाला। अगर नहीं पता है कुछ भी तो याद कर लेना, ठीक है। मैंने आपको बता दिया हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज R होता है, क्योंकि ये तो आपको चाहिए ना, ये डेटा तो चाहिए होगा, ये डेटा थोड़ी आपको लिखा हुआ रहेगा हमेशा। हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज R होता है, हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज S होता है, वैल्यू एडेड सर्विस होता है, और VCR होता है, ठीक है। अब हम लोग को एग्जांपल मैं देता हूं और फिर उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा, और ठीक है। जैसे ये आपसे दे रखा है, बताओ ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा? है सर ऑप्टिकली एक्टिव। एक्टिव, हाँ। तो पहले ये पहचानना ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब मान लो कि मैंने ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड दे रखा है और आपसे बोला कि R और S असाइन करो, तो कोई बोल रहा है R, कोई बोल रहा है S, तो ना तो वो R है ना तो वो S है, क्योंकि वो ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है। तो पहली बात तो ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए, और उसके बाद में फिर आप लोग सब कुछ काम कर पाओगे अपना, ठीक है। चलो अब है ना, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ आलिया देगी, और वो भी प्रायोरिटी को असाइन करके। मैं सबको मौका दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आलिया से स्टार्ट करते हैं। बेटा प्रायोरिटी नंबर 1 किसकी? क्या हुआ, बोलो यार जल्दी जल्दी। नहीं है? आलिया नहीं है शायद। चलो कोई नहीं। कौन बोलेगा फिर? पिनांक बोलेगी। पिनांक, Yes, sir. चारों ग्रुप में से प्रायोरिटी नंबर 1 पे किसको रखेगी तू? CA. Cl है बेटा, पहली बात तो ये क्लोरीन है, ठीक है। Yes, sir. ये आयोडीन है, ये ब्रोमीन है, Bromine. और ये Also. फ्लोरीन है बेटा, ये क्लोरीन है, हाँ ठीक सर। है। अब तू मुझे बता प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी किसके बेसिस पे डिसाइड होती है? अबे बोला ना यार, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हाँ प्रायोरिटी सर. डिसाइड करनी है। चारों में से एटॉमिक नंबर बड़ा किसका है सबसे? Chlor. हाँ Chlorine. बेटा, आप लोगों ने हेलोजन का एक ग्रुप पढ़ा है कभी जिंदगी में? फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। ग्रुप 17 ये ऊपर से नीचे की तरफ ऐसा फर्स्ट होता है। क्लास बियर इन ऑस्ट्रेलिया। हाँ सर। हाँ, हाँ सर. तो iodine आएगा. फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर, अटेंशन। चल तूने बताया तो मैं भी बताऊंगा एक, ठीक है। तो क्लोरीन, Yes, sir. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे कम एटॉमिक नंबर ऊपर वाले का होगा। Yes, sir. यस उससे सर। ज्यादा इसका, उससे ज्यादा इसका, उससे ज्यादा इसका। सर मेरे को लगा कि ऊपर वाले का ज्यादा होगा, नीचे वाले ए, का पागल। कम. पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किए ना, तो जो पहले आता है उसका एटॉमिक नंबर कम होता है, ठीक है। Yes, तो ये sir. आयोडीन की क्या होगी? 1। 1. फिर फिर ब्रोमीन. फिर फिर फ्लोरीन. नहीं, क्लोरीन, सॉरी. फिर ब्रोमीन. अरे यार कितनी कंफ्यूज हो रही हूँ. क्लोरीन हाँ लास्ट में. ठीक है, 1 2 3 4 असाइन हो गया। हाँ अब सर। प्रायोरिटी मतलब 4 कौन सी एक्सिस पे है? वाई सर अभी V किससे पूछ रहे हो सर? बोलो, कोई भी बोलो, जल्दी बोलो। पिनांग बोलो। वर्टिकल वर्टिकल। वर्टिकल पे, वर्टिकल। वर्टिकल पे है, ठीक है। ठीक है, वर्टिकल पे प्रेजेंट है। हाँ सर। अब 1 घूमने निकलेगा, पहले 2 के पास जाएगा, हाँ या गया सर। और 3 पे चला गया, एंटी ठीक है। कौन सा डायरेक्शन है ये? एंटी क्लॉकवाइज है तो ए। हाँ सर। ए।
अब बताओ वैल्यू एडेड सर्विस वही सर्विस, बेटा ये एस होगा। हाँ सर। वही समझा दिया मैंने आप लोग को ये। हाँ चलो, हाँ सर, बढ़िया काम कर लिया मैंने तो यार। चलो जोरदार आगे सर। बढ़ते हैं और आगे सर आज एग्जाम्पल। ठीक है, चलो और आगे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल में ठीक है, एक काम करो, ये वो तो चलो, ये है क्रूशअप बताएगा ये। ठीक है, पूरा पूरा का पूरा क्रूशअप बताएगा एंड तक। ठीक है सर। हम्म, चलो बोलो, क्योंकि अभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उसमें बहुत सारी चीजें इसके ऊपर मिलने वाली है बेटा, है ना। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। चलो, हाँ बोलो। हाँ सर इसमें एक ही मिनट सर। एटॉमिक में आएगा पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का नंबर वन दिया था। हाँ क्या कह रहा है बेटा, क्रूशअप में कितनी देर से भाई समझा रहा हूँ, आधे भाई घंटे से समझा रहा हूँ। जिसका हाइड्रोजन में एटॉमिक वन नंबर आवे। जितना होता है उसको प्रायोरिटी नंबर वन, हाइड्रोजन का तो वन होता है बेटा, उसको तो प्रायोरिटी हाँ नंबर। हाँ सर। तो किसको दूं अभी? सर नाइट्रोजन को। सर क्लोरीन को सॉरी क्लोरीन को। क्लोरीन को वन। ठीक हम्म है, पीरियोडिक हम्म टेबल में आपको पता है कि क्लोरीन होता है, ठीक है, 17। तो उसका वन आना चाहिए बेटा। ठीक है, क्लोरीन हम लोगों यस। ने बच्चों को पढ़ा था, 17 एटॉमिक नंबर है। सर फिर नाइट्रोजन। फिर फिर कार्बन और फिर हाइड्रोजन। फिर हाइड्रोजन। जी तो भाई वो उस दिन फेविक्विक का प्रश्न देने का बात किया ना, अगर मैं देता हूँ, ठीक है ना। कैसे? हाँ, ये 1 2 3 4 हो गया बेटा। ठीक है, हाँ हाँ सर। सर अब हाँ। ये दिया गुंजन सर को दिया, मैं नीचे देता हूँ, मेरे को छुट्टा कराना पड़ेगा। ठीक है, हाँ क्या बोल रहे थे हम लोग। हाँ, अब क्या करूँ बेटा कुशप? सर एक मिनट वो फोन आ गया था ना 20 मिनट की। अच्छा बेटा, चल जल्दी कर। हाँ सर अभी हम्म, हमें इसे- अच्छा बेटा, हाँ ठीक है। एक ही मिनट है बेटा, ये आप लोग हाँ करो तो जरा मैं थोड़ा शिफ्ट हो रहा हूँ। हाँ सर हो 2 जाओ। मिनट रुको बेटा, 2 मिनट।
हाँ बेटा चलो कृषभ में आ गया चलो हाँ बोलो सर, अभी अभी क्लोरीन वर्टिकल एक्सिस पर है। बेटा लोवेस्ट प्रायोरिटी का वाला देखना होता है वो तो 1 नंबर पे बेटा वो तो हाईएस्ट प्रायोरिटी हाँ पे है। तो हाइड्रोजन हाँ फिर किस पे है वो सर, वो वर्टिकल पे है। ये कृषभ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में तू कंफ्यूज हो रहा है बता यार बेटा ये वर्टिकल है ये हॉरिजॉन्टल है हाँ हाँ, क्या तू कर रहा है आप बोल कौन सी एक्सिस पे है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है ठीक है हम्म। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस का एच आ गया अब कौन हाँ, घूमने निकला ये मतलब 1 क्लोरीन। 1 निकला तो पहले किसके पास जाएगा वो 2 के पास 2 के पास 1 फिर। 2 3 का सर्कल आपको बनाना है हाँ तो ये क्लॉक है क्या एंटी क्लॉक है सर, क्लॉक है। तो सी हो गया और हम्म एच सी क्या होता है एस होता है बेटा है हम्म। ना एच सी एस होता है सिखाया ना तो मैंने सर, आपको वो हमने हार वाला किया था। तो एच ए आर होता है बेटा हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉक होता तो आर होता हम्म। हॉरिजॉन्टल क्लॉक है तो एस होगा बेटा ओके। है ना तो यहाँ पर तूने एच सी पहुंचा ना तू एच सी पे पहुंचा हम्म। तो एच सी के आगे का नंबर कौन सा था इसके अंदर एस एच सी एस एस। अगर अगर सर एच के एच बाद ए आता एंटी तो फिर आ क्लॉक रहा था। आता तो आर आता बेटा ओके। ठीक है समझे अभी आप समझे कुछ अभी हाँ, अभी समझ में आ गया। अभी समझ में आ गया ठीक है चलो तो हाँ एक और मेरे को ऐसा लग रहा है 2 प्रैक्टिस तो करवानी पड़ेगी चलो और 2 क्या देता हूँ हाँ सर। हाँ ये वाला एक करो सब लोग करो पहले उसके बाद मैं लास्ट में पूछूंगा सबसे ठीक है। ओके सर। ठीक है ये वाला आप नोट कर लो NH2CH3 C2H5 और H कर लिया सर C2H5 को सर कैसे करते हैं? हाँ सर, वही। C2H5 में ये C देखने का बेटा देखो ये भी C है और ये भी C है बराबर हाँ सर। तो अच्छा क्वेश्चन है कि ये जो C है ना सर उसके ऊपर 3 H जुड़े हुए हैं हाँ ऊपर वाले पे हाँ सर। और नीचे वाले C पे 2 H जुड़े हुए हैं हम्म। और एक स्वयं CH3 जुड़ा हुआ है हाँ सर। ठीक है तो ये कार्बन है ये भी कार्बन है तो दोनों ही कार्बन है तो असर अब प्रायोरिटी कैसे असाइन करें तो हम्म। एक कार्बन के ऊपर आप देखो कि कितने हाइड्रो क्या जुड़ा हुआ है तो 3 H जुड़े हुए हैं 3H सर। और इसमें 2 H और एक C जुड़ा हुआ है और हम्म। C का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो इसको आप प्रायोरिटी दोगे ओवर दिस ओके सर। समझ में आ गया हाँ सर। ठीक है अब इस बेसिस पे एक आध दो और कर लो सर वो क्वेश्चन। मैं दिखाता हूँ 1 मिनट हाँ सर। ये भी जरा देख लो प्रायोरिटी असाइन करने का रूल सी तो कर लोगे Cl तो कर लोगे हम्म। अब ये हाइड्रोजन है और ये ड्यूटेरियम है हाँ सर, दोनों हाइड्रोजन। दोनों का एटॉमिक नंबर तो 1 ही होता है हाँ सर। लेकिन लेकिन क्योंकि ड्यूटेरियम का मास ज्यादा होता है आप ड्यूटेरियम को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे ओवर एच ओके सर। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ ये एच और ड्यूटेरियम पता है ना आइसोटोप्स होते हैं एक दूसरे के हाँ हाँ सर। सर, हाँ पढ़ा सर ट्रिटियम ड्यूटेरियम हाँ ट्रीटियम भी होता है वाह 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 याद है आप लोग को याद रहता कुछ बहुत खुशी होती है मेरे को है। सर कभी वो कभी अभी फिजिक्स में पढ़ा है ना, इसलिए। हाँ अच्छा हाइड्रोजन और वैसे भी ट्रिटियम याद था। हाँ और हाँ वैसे मोहम्मद सर ने तो कभी जिंदगी में आपको पढ़ाया ही नहीं है लास्ट ईयर कहाँ आप लोग हाँ सर लास्ट हाँ ईयर तो सर, पढ़ाया हाँ। आपने 10 रेज हाइड्रोजन टू जैसा 17 मैंने ज्यादा क्या पढ़ाया ही मिलता है कम क्या नहीं मिलता है। पूरा तो हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ा है। हाँ और हाँ उसके अंदर सर वही ना। वाला क्वेश्चन तो लिखवाया ही नहीं होगा मतलब केमिस्ट्री में नहीं तो सर, आपने वो पढ़ा ही वो आपने वो बोला था ना पढ़ाया वो। फिजिक्स नहीं पढ़ा है नहीं सर सर ये तो माधव बोला ये मैंने। हाँ 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 ठीक है चलो तो फिर ये जो हमने पढ़ा है कि ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास जो होता है वो 2 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है तो आइसोटोप के केस में जिसका मास ज्यादा हो उसको आप प्रायोरिटी दे देना ठीक है लेकिन हाँ ये सर। ड्यूटेरियम को प्रायोरिटी मिलेगी ओवर हाइड्रोजन
बाकी क्लोरीन तो फर्स्ट पे है और हमेशा रहेगा, और कार्बन सेकंड पे है, वो तो रहेगा ही रहेगा बेटा, ठीक है ना। यस सर। तो ये आप मत भूल जाना फिर, ठीक है। चलो ये 3 क्वेश्चन आप लोग करो अभी के अभी। पहला क्वेश्चन लिख लो पहले, तो फिर मैं आप स्क्रीन हटाने वाला हूँ। हाँ सर एक NH2 CH3 C2H5H। ओके सर। फिर H ऊपर D, राइट में CH3 और नीचे Cl। H ऊपर CHO, राइट में OH और नीचे CH3। ठीक है, चलो झटपट ये चारों के चार करो। भाई वो कंप्लीट कर देना फिजिक्स का। हाँ सर। आपका हाँ है सर। यस सर। ओके, सर आपका लेक्चर गुड है कल? मॉर्निंग सर। देखता हूँ अभी 99% तो नहीं है, 1% की प्रोबेबिलिटी है। अच्छा सर। ओके। ओके सर। मैं फाइन मैं सर। ग्रुप पे आपको बता दूंगा। हाँ सर। सर लगभग कैंसिल था हमारा। हाँ सर। हो गया बेटा पहला वाला, हाँ सर। ठीक है। हम्म। चलो तो ये बताएगा माधव, तो ही बता चल। हाँ सर। सर तो एन को 1 लिया। हम्म। हाँ, फिर सर CH2 CH3 को 2, हम्म। फिर CH3 को 3। ठीक बेटा। हाँ सर। हम्म। फिर H को 4। ठीक है बेटा। हम्म। अभी सर लोएस्ट जो है वो अपना मतलब हॉरिजॉन्टल पे है। अब मैं आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं सिखा पा रहा हूँ, ये मतलब ये हुआ मतलब। ओ सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। हॉरिजॉन्टल पे है, हॉरिजॉन्टल पे है। माय मिस्टेक सर। बेटा ये 4 हॉरिजॉन्टल पे, अभी भी तो गलत बोल रहा है। अरे सर वर्टिकल, वर्टिकल। वर्टिकल वर्टिकल सॉरी। हाँ वर्टिकल। वर्टिकल पे है। हाँ। फिर सर 1 से 2 और 2 से फिर 3। हम्म। हाँ। तो सर ये फिर होगा अपना ये एंटी क्लॉकवाइज है सर। फिर हाँ। तो सर वर्टिकल एंटी क्लॉक क्या होता है? एस नहीं होता। और अभी तो सिखाया वैल्यू एडेड सर्विस, VAS। हाँ एस। एस होगा बेटा ये, एस VAS होता है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया आपका, एस हो गया। एस ओके सर। हाँ ठीक है, सर। बाकी लोग का यही आया। यस सर। चलो सर राज अभी बताइए। किया। राज यस सर। बताओ बेटा। Cl को 1, CH3 को 2, हम्म।
B को 3 और H को 1, H को 4 क्या हो, 4 हम्म सर HAS आएगा इसमें, एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए एच आएगा पहले और तो हॉरिजॉन्टल का, फिर 1 से 2 पे Yes, गया sir. आप तो एंटी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है। और H सर्विस का, क्या है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर और S, एच ए का एस था बेटा? अरे आर हार था। आर 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 था सर। कितनी बार हार हो गया आप लोग, यहाँ पे आर। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था, आर। वो जो मैंने आपको सिखाया टेक्निक वो सिखाओ ना बेटा, एच ए के बाद आर ही आता है, हार आता है। यस एच सी एस आता है, एच अगर सी होता तो एस आता बेटा, यहाँ पे एच ए आर आएगा। हाँ ठीक है, यस सर, तकलीफ इसके अंदर अब नहीं ना? नो सर, नहीं आगे सर। बढ़ जाओ No, बेटा, sir. हाँ सबको सर। क्लियर है? हाँ सर। है ना? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अब आपको पता होना चाहिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको पता हाँ, होना सर। चाहिए। बाकी प्रायोरिटी असाइन करना सिखा दिया मैंने आपको यार। Yes, चलो sir. अब ये वाला बताओ, ये वाला कौन बता रहा है, पहले ये डिसाइड करते हैं, कौन बता, रुक जाओ। आदित्य बता चल। ओके सर। सर ऑक्सीजन ये पहले, ये मतलब हाँ वो चल। ओएच को 1 बोल दिया, आगे बोल। अब सर ये CHO वाला सेकंड पे। सीएचओ वाला सेकंड पे क्यों आया? क्योंकि सी के साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन था बेटा, और ये वाले सी के पास में एक कार्बन के ऊपर 3 3 हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन। इसका 1 होता है एटॉमिक नंबर, इसका 1, इसका 1, तो 1 + 1 + 1 3 हुआ। और इस वाले सी Yes, का एक तो 1 हुआ, लेकिन डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन है, हाँ सर। मतलब इसको 2 ऑक्सीजन मान सकते हैं, एक ऑक्सीजन एक बॉन्ड के साथ भी ऑक्सीजन, दूसरे बॉन्ड के साथ भी ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका तो काफी बढ़ जाएगा बेटा, तो ये CHO सर। को हम लोग 2 देंगे। और फिर आदित्य, फिर तीसरा, CH3 का 3 फिर और H4 ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल में है, और अगर ये 1 से 2 पे जाएगा तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो HA और HAR हो सकता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या होगा, R होगा। समझ में आ गया सबको? हाँ सर। कुछ प्रॉब्लम है अभी? नहीं सर। नहीं ना प्रॉब्लम? अच्छा ठीक है, अब एक चीज देखो आप लोग, हाँ सर। जैसे आप लोगों ने ये ग्रुप देखा, ये आपने देखा, ठीक है बेटा, ये आपने ग्रुप देखा, इसमें H मान लो यहाँ लगा हुआ है, हाँ। OH मान लो यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, और CH3 यहाँ लगा हुआ है, और CHO यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले अगर इसकी हम लोग प्रायोरिटी असाइन करें, ठीक है, तो ये 1 आएगा बेटा, सब लोग को पता चल गया। अब हाँ सर। ये वाला 2 आएगा बेटा, आप लोग को आएगा। पता चल गया। ये 3 आएगा, आपको पता चल गया, और ये 4 आएगा। ठीक है, अब 1 2 के बाद में 3 गए तो आप इस तरह से चल रहे हो बेटा, ठीक है, हाँ। और एज आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है, घूम रहे हो आप क्लॉकवाइज में, तो आपका आंसर आया है S। ठीक है, ये एस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब आप क्या करो ना, इसी का दूसरा स्ट्रक्चर बनाओ, एक पैर को इंटरचेंज करना, बस खाली सिर्फ एक पैर इंटरचेंज होना चाहिए, कोई भी आपकी मर्जी से। ठीक है, कोई भी, मतलब मान लो कि मेरी मर्जी चल रही है तो मैंने H को यहां ले लिया और OH को उधर कर दिया। ओके सर। H और OH की पोजीशन में अगर चेंज करता हूं, हाँ। तो OH कहां पे था, राइट में, मान लो लेफ्ट कि में अब चला मैंने उसको ले लिया लेफ्ट में, H वाले को इधर ले लिया, और ऊपर क्या था, CH3 और नीचे CHO, ऐसा ही कुछ। हाँ सर। ठीक है, ऐसे ही आ गया। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। हाँ सर, इसका भी क्लॉक वाइज आएगा अभी। नहीं नहीं सर। इसका 4 1 2 3 4 बराबर किया मैंने, हाँ सर। 4 हॉरिजॉन्टल, ये क्या हुआ, कौन सा डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। 1 के बाद 2 पे गए, 2 पे के बाद 3 पे गए, एंटी क्लॉकवाइज।
और HA का मैंने क्या सिखाया आपको? R. R। मतलब आपको क्या पता चला कि अगर कोई कंपाउंड है वो S कॉन्फ़िगरेशन में है और इंटरचेंज किया हमने एक बार, इंटरचेंज एक ही बार किया ना, H की जगह पे OH को रखा, OH की जगह पे H को रखा, तो एक इंटरचेंज, इसको वन इंटरचेंज बोलते हैं। वन इंटरचेंज पर कॉन्फ़िगरेशन बदल जाती है। S से हम चले जाते हैं किस पे? R पे। चलो ये आइडिया क्लियर हुई? हाँ सर। ठीक है। अब एक काम करो, ये पहला वाला था, इससे हमने दूसरा बनाया तो वन टाइम इंटरचेंज हो गया। अब आप है ना इसमें वन मोर टाइम इंटरचेंज करो। ठीक है सर। ठीक है। अब चलो ऐसा करते हैं कि ये H को यहां ले लेते हैं और ये CHO को वहां भेज देते हैं। कर सकते हैं ना हम लोग? हाँ सर। किसी को भी करो मतलब। तो ये OH और CH3 को एज इट इज रखता हूं। ठीक है। अब चेंज क्या किया? H को मैंने नीचे ले लिया है ना, हाँ सर। और CHO को वहां भेज दिया। ठीक है। अब प्रायोरिटी 1 2 3 3 और 4 अब कहाँ आ गया? नीचे। वर्टिकल पे मतलब है ना, हाँ मतलब वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बोलो तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर Horizontal. 2 पे चले गए और 2 से 3 पे गए, हाँ कौन सा डायरेक्शन घूमा? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। और वैल्यू एडेड सर्विस होती है, हाँ हाँ सर. तो ये क्या हो गया? बस। S। ठीक है, S आ गया। मतलब क्या समझे कि पहले S पे थे, एक बार इंटरचेंज करने से कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है, दूसरी बार करते हो ना तो वापस आप S के S पे पहुंच गए। हाँ ठीक है, ये आपको समझ में आया? इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि हाँ। अगर ऑड नंबर में इंटरचेंज किया तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है रिवर्स हाँ और रिवर्स। हाँ रिवर्स। ऑड नंबर मतलब ऑड नंबर वन है, वन ऑड नंबर होता है बेटा। ठीक है। हाँ सर। हाँ ये एस था, एक बार इंटरचेंज किया, एक ही बार, तो वो ऑड नंबर टाइम्स इंटरचेंज किया ना बेटा मैंने, तो हाँ। कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, एस का आर हो गया। हाँ, हो गया। हो गया। ऑड नंबर पे इंटरचेंज करने से कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स होती है। इवन नंबर ऑफ टाइम अगर इंटरचेंज करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। सेम रहेगी। ठीक है। तो आप लोगों से कैसा क्वेश्चन पूछते हैं मैं आपको बताऊं, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत हेल्प आने वाली है इसमें। एक आपको स्ट्रक्चर बना के देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, इस वाले का कॉन्फ़िगरेशन इन चारों में से किससे मैच करता है? तो आपके पास अब दो रास्ते हैं, इसका पहले निकाल लो ऐसे, फिर इसका भी निकालो, फिर इसका भी निकालो, फिर इसका भी निकालो और फिर इसका भी निकालो। ठीक है। और उसमें आपको लग जाएगा बहुत टाइम, हाँ है ना। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर इससे ये वाला कंपाउंड इवन इंटरचेंज से बना है तो वो सेम ही होगा। हाँ सर। मैंने समझाया ना बेटा, आपको एग्जांपल लेके समझाया ना बेटा मैंने, है ना। जैसे मान लो कि आपसे ये क्वेश्चन में दिया है और ये ऑप्शन में दिया है ए ऑप्शन में, तो इसका भी सेम हो सकता है बेटा? नो सर। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस वाले स्ट्रक्चर और इस वाले स्ट्रक्चर में खाली एक इंटरचेंज हुआ है ऑड नंबर। और ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज से स्ट्रक्चर बदल जाती है, रिवर्स हो जाती है, तो ये ऑप्शन में नहीं आएगा। फिर आप देखोगे ये वाला, तो फिर आप सीखोगे कि पहले H को OH में वहां लिया होगा और बाद में इसका इंटरचेंज किया है, मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो पहले वाले स्ट्रक्चर के अंदर दो बार इंटरचेंज करने से आया है, तो मतलब S का S ही रहा होगा, ये आइडेंटिकल में आप लिखो। अरे आया समझ में? हाँ सर। Yes, sir. की बात समझ में आ रहा है आपको? हाँ अच्छा। हाँ, अब सर। तीसरा, इसके अंदर आप लोगों को ऐसा भी पूछना है, क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को तब देखो पहले से बताया हुआ रहूंगा तो आपको फिर क्वेश्चन में क्या धन 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 आंसर आते जाएंगे आपके। यस। ठीक है। जैसे देखो ये, आपको ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही कार्बन देंगे, उनकी मर्जी, वो दो कार्बन देते हैं आपको,
जैसे मान लो कि यहाँ पर नहीं, एक काम करो, इसको उठाओ, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है बेटा, यहाँ पर CHO है, यहाँ पर CH2OH है, और आपसे पूछेंगे कि इसका R और S डिजाइन करने का है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, ठीक है। तो ऑप्शन आपको कैसे मिलेंगे कि 1R और 2S। हाँ ऑप्शन कैसे मिलेंगे आपको? 2S 1R। ऑप्शन कैसे मिलेंगे आपको? 1R और 2BR। और आपको तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन क्या मिलेगा? 1BS और 2BS। मेरा एक क्वेश्चन है हाँ बोल बेटा। सर, ऐसा CHO ऊपर दिया है वैसा ही नीचे भी CHO दे दे तो? अगर ऊपर CHO का नीचे CHO दे दे तो तो क्या, हाँ दे सकता है उसको फिर। हाँ, तो प्रायोरिटी ऑर्डर फिर किसको दे देगा, ऊपर वाले को कि नीचे वाले को? अरे बेटा, आपको सिंगल कार्बन को ही एग्जामिन करना है, वही तो मैं समझा रहा हूँ आपको। आपको सिंगल कार्बन को ही देखना है। चलो मैं बताता हूँ आपको, ये फर्स्ट कार्बन है, हाँ ठीक है। इस कार्बन का इस CH2OH से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपको देखो क्या देखना है, पहले आप इसके ऊपर OH को प्रायोरिटी नंबर 1 दोगे, यस सर। ठीक है। इसको तो आप प्रायोरिटी 4 दो दोगे बेटा, आपकी कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आपको हाँ, सर। इसमें से और इसमें से प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, समझे आप? इंडिविजुअल कार्बन को देखो, आप एक कार्बन को देखो, इस कार्बन से ऊपर CHO जुड़ा हुआ है और नीचे CHOH CH2OH पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है। अब बताओ किसको प्रायोरिटी दोगे आप? सर ये वाले को ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला CHO। है COO और H। इसको ऐसा देखने का, मैंने आपको बोला डबल बॉन्ड O है, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन काउंट होंगे। और नीचे वाला क्या है? C पे H है, OH है और C है। तो नीचे वाला क्या है? C पे H, O है ना, इस तरफ O था, OH है मतलब O जुड़ा हुआ है, और एक C जुड़ा हुआ है, सी। एक C जुड़ा हुआ है बेटा, ठीक है। तो चलो H और H तो कॉमन निकले, है ना। इसके पास, दोनों के पास O है, तो इसके पास एक O है और एक C है, तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी। ओ को। नहीं आया समझ में? देखो O और O भी सेम मान लो, एक हाँ। ये C O से जुड़ा हुआ है एक, और ये C से ही जुड़ा हुआ है। C का एटॉमिक नंबर O से कम होता है बेटा, O को प्रायोरिटी दे दो आप। आया? तो इसको आप हाँ सर, 2 समझ में आ दोगे गया। और इसको आप 3 दोगे बेटा। तो देखो समझ में आया, ऊपर CHO होता और नीचे CHO होता तो वो तो अलग हाँ। कार्बन पे होता बेटा, हाँ सर, समझ ठीक में आ है। गया। अब आप देखो, जो H है वो किसके ऊपर जुड़ा हुआ है? हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल? वर्टिकल। माइक बंद कर दो बेटा, मेरे को मेरी आवाज सुनाई दे रही है। ये जो सर 4 है वापस क्वेश्चन। वो किस पे है? हॉरिजॉन्टल 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 पे है, ठीक है। और अब 1 से 3 पे गए तो आपने कैसा डायरेक्शन घूमा? एंटी क्लॉक। एंटी सब क्लॉक। क्लॉक देख ले एक बार देख ले, 1 से ऊपर 2 पे गई और 2 से 3 पे आई, सर एंटी एंटी क्लॉक। क्लॉक की बोला। हाँ तो एंटी सुनाई नहीं दिया हमको। हाँ हाँ सर। वही बोला। हाँ सर। हाँ, तो एंटी, और इसके बाद फिर आता है R, ठीक है। इसका मतलब जो पहला कार्बन है वो आपका R है, ठीक है। मतलब B ऑप्शन आपका हो नहीं सकता, और दोनों S वाले तो हो नहीं सकते, तो ये A आ गया आपका और C आ सकता है, तो 1R निकल आया आपका। और ऐसे ही फिर आप ये कार्बन को एग्जामिन करोगे बेटा। अब आपको समझ में आ रहा है बेटा? फिर आप ये R को एग्जामिन करोगे तो उसमें वो S या R निकलेगा, तो फिर आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना रहेगा। ठीक है बोलो, समझ सर। आया आपको? पूरा पूरा समझ में आ रहा है? तो अगर एक से ज्यादा एसिमेट्रिक कार्बन एटम अगर मिलेंगे आपको, तो आपको फिर सबको इंडिविजुअली एग्जामिन करना पड़ेगा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है बेटा? बोलो तो। नो प्रॉब्लम सर। पक्का है ना बेटा? यस सर। हाँ सर।
चलो तो फिर है ना, तो आज मैंने आप लोगों को ये पूरा का पूरा नॉमेनक्लेचर पढ़ा दिया, और कल से हम लोग फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। जो आपके प्रीवियस ईयर हाँ में बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे गए हैं वो वन बाय वन करके लाइन से मैं आपको पढ़ाऊंगा, और फिर उसके बाद में आप लोगों को खुद से सॉल्व करने के असाइनमेंट शीट दूंगा बेटा, ठीक है ना। ओके सर। ओके सर। बाय बेटा, बाय। ओके सर, थैंक यू सर, बाय बाय सर। बाय Bye, sir. बाय। बाय सर।